एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनुराग एजुकेशनल एकेडमी। तो आज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जो आ सकते हैं क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड में एंड जो आ चुके हैं उसको हम आज समराइज़ करेंगे। हमने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ लिया है, अब बारी है अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने की। तो आज के क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है वो रहेगा 5 MCQs देन 5 हॉट्स क्वेश्चन, फिर से 5 MCQs एंड फिर से 5 हॉट्स क्वेश्चन। तो आप इस लेक्चर को तभी देखना था जब आप पांचों लेक्चर, जो 5 लेक्चर्स आ चुके हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पे, जो मैंने बनाए हैं डाल दिए हैं AEA पे, तो पहले आप उसे देखिए। उसके बाद अपनी NCERT की बुक की रीडिंग मारिए। मेरे लेक्चर्स देखने के बाद एक बार NCERT की बुक पूरी फिर से पढ़िए, थ्योरी पढ़िए, कोई उसमें कुछ क्वेश्चंस ना करें, फिर ये आके लेक्चर देंगे जिसमें आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, इन क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद लास्ट में मैं आपको 30 मिनिमम क्वेश्चंस की लिस्ट दे दूंगा। यहाँ पे जो इजी क्वेश्चंस होंगे, ज़्यादा हार्ड होंगे, वो 2 मार्कर क्वेश्चंस होंगे, 2 और 3 मार्कर्स, उसे आप खुद सॉल्व करिए। फिर लास्ट में एक बार NCERT बुक के जो बैक एक्सरसाइज है एंड एग्जाम्पल्स है उसे सॉल्व करिए। इससे क्या होगा, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पूरा चैप्टर पूरा आपका तैयार हो जाएगा। आपने थ्योरी भी अच्छे से पढ़ ली, क्वेश्चंस भी कर लिए, NCERT के क्वेश्चंस भी कर लिए, यहाँ पे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी कर लिए, तो केमिकल रिएक्शन इक्वेशन फिर आपका पूरा तैयार हो जाएगा। तो आज क्वेश्चंस करने 5 हॉट्स, 10 हॉट्स होंगे टोटल। हॉट्स मतलब हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। 10 वेरी पावरफुल क्वेश्चन, जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है बोर्ड में पूछे जा चुके हैं, पूछे जा सकते हैं, एंड 1 मार्कर भी क्वेश्चन है 10, यानी MCQs भी हैं 10। यहाँ पे 2 MCQs मैंने लिख रखे हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन स्क्रीन पर आते जाएंगे, आप उसे सॉल्व मेरे साथ करते जाएंगे। तो देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले ये क्या नाम है, रिएक्टिविटी सीरीज़ मैं आपको देना चाहता हूँ। यहाँ पूरे स्क्रीन पर आ गई होगी रिएक्टिविटी सीरीज़। इसे अब अभी भी आपने अगर याद नहीं करा तो इसे याद कर लें, वरना फिर क्वेश्चन में आपको परेशानी हो सकती है। तो रिएक्टिविटी सीरीज आई होप आपने पॉज करके याद कर ली होगी। अब बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे, धीरे धीरे सारे क्वेश्चन साथ में सॉल्व करते जाएंगे। देखिए पहला, वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैपन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। मतलब क्वेश्चन समझिए, वन ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैपन इन अ केमिकल रिएक्शन, मतलब इन चारों ऑप्शन में से केमिकल रिएक्शन जब होती है तो क्या नहीं होता है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड केमिकल बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू केमिकल बॉन्ड्स। देखिए केमिकल बॉन्ड्स अभी आपने नहीं पढ़ा, लेकिन इतना आप समझिए कि हर केमिकल रिएक्शन में न्यू केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं, जो ओल्ड केमिकल बॉन्ड्स होते हैं वो टूटते हैं, यानी ये चीज़ होती है केमिकल रिएक्शन में। बी, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस, सबको पता है केमिकल रिएक्शन उसी के लिए तो जानी जाती है कि दो रिएक्टेंट्स मिलकर कोई नया सब्सटेंस, कोई नया प्रोडक्ट बनाएंगे, तो ये भी होता है। देखिए सी, एटम्स ऑफ वन एलिमेंट चेंज इनटू अनदर, एटम्स ऑफ वन एलिमेंट चेंज इनटू अनदर। देखिए एटम्स कभी चेंज नहीं होते, एटम्स वही रहते हैं। होता क्या है, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है, एटम्स नहीं चेंज हो जाएंगे किसी और एटम में। अगर यहाँ पे क्लोरीन के एटम है रिएक्टेंट साइड में, तो वहाँ नाइट्रोजन के एटम नहीं आ जाएंगे, वहाँ भी क्लोरीन के एटम रहेंगे, तो ये चीज़ गलत हो जाएगी। क्या होता है, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स, एटम्स रीअरेंज होता है, क्लोरीन के एटम्स Mg के साथ मिक्स हो जाते हैं तो रीअरेंजमेंट होती है एटम्स की, तो ये भी होता है, यानी क्या नहीं होता है ये। तो इस MCQ का आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। भाई पूछ ही वही रहा था कि डज नॉट हैपन, क्या नहीं होता, ये नहीं होता, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। एटम्स ऑफ वन एलिमेंट चेंज इनटू अनदर डज नॉट हैपन इन अ केमिकल रिएक्शन। पहला क्वेश्चन सॉल्व। MCQs हैं लेकिन अच्छे अच्छे MCQs हैं। अब तो बोर्ड का पैटर्न ये हो गया है कि 1 मार्कर में बच्चों को फंसा ले जाते हैं, तो 1 मार्कर की इसलिए मैंने प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट क्वेश्चन के बाद आइए चलते सेकंड क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्वॉल्व अ केमिकल रिएक्शन। फिर से, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्वॉल्व अ केमिकल रिएक्शन, मतलब ये जितनी भी दिए हैं उसमें से क्या केमिकल रिएक्शन नहीं है वो हमें बताना। देखिए, डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी एक केमिकल रिएक्शन है, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन भी एक केमिकल रिएक्शन है, बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स व्हेन हीटेड भी एक केमिकल रिएक्शन है। हम पढ़ चुके हैं ये वाला केस जब हम चेंज इन स्टेट पढ़ रहे थे, कि जब वैक्स को हीट करो, सॉलिड जो होता है वो फिर वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है, चेंज इन स्टेट हो जाता है ये भी। लेकिन मेल्टिंग ऑफ वैक्स ये केमिकल रिएक्शन नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, मेल्टिंग ऑफ वैक्स। देखिए मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स एक केमिकल रिएक्शन नहीं है, ये सारी हैं। बर्न करोगे अगर कैंडल वैक्स को तो वो केमिकल रिएक्शन होगी, क्योंकि चेंज इन स्टेट होता है। लेकिन जब मेल्ट होती है कैंडल वैक्स तो वो मेल्ट होकर बस वही फॉर्म में बन जाती है कैंडल वैक्स, तो उतना केमिकल रिएक्शन, कोई नया सब्सटेंस हमें नहीं मिलता है कैंडल वैक्स की मेल्टिंग से। तो ये थे ये 2 MCQs। आई होप आपने जल्दी जल्दी इन्हें सॉल्व कर लिए होंगे। मैंने ब्रीफ में समझा के सॉल्व करा है, इसलिए थोड़ा टाइम लगा, लेकिन अब जितने भी MCQs स्क्रीन पे आएंगे उनको आपको जल्दी जल्दी सॉल्व करना है, फिर जल्दी जल्दी आंसर देखना है, फिर आगे बढ़ते जाना है। तो मैं लाता हूँ
आगे के एमसीक्यूज स्क्रीन पे जो भी दो क्वेश्चन है स्क्रीन पे आ चुके हैं। देखिए पहला क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, टोटल 20 क्वेश्चन हमें करने हैं जिसमें 10 एमसीक्यूज एंड 10 हॉट्स 5 मार्कर के क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन क्विक लाइम क्या है यहाँ पे, CaO कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर तो सबको पता है H2O इज कैरेक्टराइज्ड बाय, देखिए एवोल्यूशन ऑफ H2 नहीं, क्योंकि हमें इक्वेशन पता है। इक्वेशन क्या कहती है, देखिए CaO में जब हम वाटर मिलाते हैं तो इक्वेशन बनती है हमारी CaOH का होल ट्वाइस, ये इक्वेशन बनती है। तो यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन इवॉल्व नहीं हो रही, तो पहला ऑप्शन नहीं। फॉर्मेशन ऑफ स्लेट प्रेसिपिटेट, इस पूरी इक्वेशन में कोई भी प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं होता, कोई भी यहाँ पे कोई प्रेसिपिटेट नहीं है, क्योंकि दो सोल्यूशन यहाँ पे कोई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं है, कोई भी दो सोल्यूशन मिक्स नहीं हो रहे, तो कोई भी अभी प्रेसिपिटेट नहीं बन रहा। थर्ड, चेंज इन टेम्परेचर, और डी चेंज इन कलर, कोई चेंज इन कलर नहीं है, लेकिन चेंज इन टेम्परेचर है। देखिए क्यों, ये बात आपको जानना बहुत जरूरी है। जब भी आप किसी बीकर में, किसी भी ड्रम में, किसी भी चीज़ में CaO में जब H2O मिलाते हैं, मिलाने से पहले आप बीकर को जब छुएंगे तो वो कोल्ड रहता है, उसमें कोई फर्क नहीं रहता। लेकिन मिलाने के बाद जब CaOH का होल ट्वाइस बनता है, तब जब हम बीकर को छूते हैं तो वो बहुत हॉट हो जाता है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। यानी जो टेम्परेचर है ना यहाँ पे, वो टेम्परेचर बढ़ जाता है, हीट इवॉल्व होती है यहाँ पे, हीट राइज होती है। तो इस इक्वेशन में एक और बात आपको इस एमसीक्यू से पता चली कि ये तो बनता ही है और ये वाइट वॉशिंग के लिए भी यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे इस इक्वेशन में हीट भी इवॉल्व होती है, यानी ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, द केमिकल्स इक्वेशन आर बैलेंस टू सेटिस्फाई विच लॉ। सभी को पता, ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब जितना मास रिएक्टेंट में है उतना मास प्रोडक्ट में होना चाहिए, यानी जितने नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट में है उतने नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट में भी होने चाहिए ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन, चाहे जितने ऑप्शन हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मैं आखिरी एमसीक्यू लाता हूँ स्क्रीन पे। ये आखिरी एमसीक्यू है स्क्रीन पे, काफ़ी अच्छा एमसीक्यू है। इसमें हमें बताना है कि इन सारे जितने भी 4 ऑप्शन लिख रखे हैं, इसमें से क्या एंडोडर्मिक रिएक्शन नहीं है, क्या एंडोडर्मिक रिएक्शन नहीं है, मतलब कौन सी इसमें एक्सोडर्मिक है, ये हमें ढूंढना है। देखिए एक बात यहाँ समझने वाली, जितनी भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, जितनी सारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, वो सब एंडोडर्मिक होती हैं सारी। देखिए डीकम्पोजिशन रिएक्शन में होता क्या है, आपको उस सब्सटेंस को, उस रिएक्टेंट को कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, चाहे हीट दीजिए, चाहे सनलाइट दीजिए, चाहे इलेक्ट्रोलिसिस करिए, इलेक्ट्रिसिटी दीजिए उसे, उसको कोई एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी वो सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक होगा। तो यानी वो एंडोडर्मिक, हर डीकम्पोजिशन रिएक्शन, मोस्टली एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा, मोस्टली सारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोडर्मिक होती है, क्योंकि एंडोडर्मिक वही रिएक्शन होती है जब एनर्जी यानी हीट, इलेक्ट्रिसिटी, सनलाइट, कोई भी टाइप की एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही हो रिएक्टेंट के द्वारा। तो सारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोडर्मिक होती है। यानी ये देखिए, ये एक डीकम्पोजिशन है, इसका मतलब ये एंडोडर्मिक है, यानी ये आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमें बताना है नॉट एन एंडोडर्मिक। देखिए ये भी एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। और मोस्टली सारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मोस्टली एक्सेप्शन की बात छोड़ दीजिए, मोस्टली सारी कॉम्बिनेशन एक्सोडर्मिक होती हैं, क्योंकि दो, देखिए एक्सा नहीं, मतलब डीकम्पोजिशन में श्योर हैं कि सारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोडर्मिक होगी। कॉम्बिनेशन में चांसेस होते हैं कि ये एक्सोडर्मिक हो सकती है, क्योंकि दो रिएक्टेंट्स मिलते हैं तो हो सकता है कि हीट इवॉल्व हो सकती है। तो देखिए, क्योंकि डीकम्पोजिशन में तो कोई चांस ही नहीं है एक्सोडर्मिक होने में, चांस खाली कॉम्बिनेशन में या बाकी टाइप्स की रिएक्शन में। देखिए इसको आप पहचान पा रहे हैं, CO2 प्लस H2O ग्लूकोज बन रहा है प्लस O2 बन रहा है, ये एक फोटोसिंथेसिस है। ये क्या है, फोटोसिंथेसिस। और अगर आपको फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पता है तो आपने ध्यान दिया होगा कि फोटोसिंथेसिस होने के टाइम सनलाइट और क्लोरोफिल का प्रेजेंस होना चाहिए, तभी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पूरी होती है। यानी सनलाइट हमें इस सब्सटेंस को दे रहा है कोई एनर्जी, सनलाइट क्लोरोफिल को। देखिए सनलाइट क्लोरोफिल ये दोनों रिएक्टेंट सनलाइट भी अब्जॉर्ब कर रहे हैं, क्लोरोफिल भी अब्जॉर्ब कर रहे हैं, यानी किसी टाइप की एनर्जी अब्जॉर्ब कर रहे हैं। देखिए सनलाइट अब्जॉर्ब कर रहे हैं, यानी कोई एनर्जी इनको हम देंगे तभी ये होगा, यानी ये भी एक एंडोडर्मिक रिएक्शन है, ये भी एक एंडोडर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट्स को कोई ना कोई एनर्जी मिल रही है, किसी ना किसी प्रेजेंस के अंदर ही रिएक्टेंट सिंप्लीफाई हो रहे हैं। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हम सब जानते हैं, नॉट एन। अब देखिए बचा तो यही ऑप्शन, लेकिन यहाँ पे आप दिमाग लगा सकते हैं। ये देखिए प्रोसेस क्या है, रेस्पिरेशन की, ये रेस्पिरेशन है। रेस्पिरेशन कैसे, ग्लूकोज में जब ऑक्सीजन मिलता है, ग्लूकोज जब हमारी सेल्स में
ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो ये होता है। और हम सबको पता है रेस्पिरेशन में एनर्जी इवॉल्व होती है, एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। रेस्पिरेशन के बाद एनर्जी रिलीज होती है, इसी एनर्जी हमारी बॉडी यूज़ करती है। तो एनर्जी रिलीज हो रही है, कोई भी एनर्जी, देखिए एनर्जी हीट भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, जरूरी नहीं एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक खाली हीट के ऊपर है। कोई भी एनर्जी, सनलाइट की एनर्जी, किसी भी चीज़ की एनर्जी अगर रिलीज या एब्जॉर्ब हो रही है तो रिस्पेक्टिवली वो एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक है। तो एनर्जी रिलीज हो रही है यानी ये एक्सोथर्मिक है, यानी एंडोथर्मिक नहीं है। तो इसका है ये आंसर ये। तो एमसीक्यूज में भी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, तभी 1 मार्कर क्वेश्चंस होंगे। इसका आंसर है डी ऑप्शन, यानी रेस्पिरेशन की प्रोसेस एक्सोथर्मिक है यानी एंडोथर्मिक नहीं है। तो देखिए आप 5 एमसीक्यूज मैंने करवा दिए, अब मैं आपको 5 हॉट्स के क्वेश्चन करवाऊंगा। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, 5 मार्कर क्वेश्चन है, उसमें आपका दिमाग खुलेगा। लेकिन एमसीक्यूज भी मैंने आपसे बोला था पहले पॉज करें वीडियो, फिर अटेम्प्ट करें। 5 मार्कर क्वेश्चन में जरूर से, क्योंकि उसमें आपका दिमाग लगने वाला है। तो पहले वीडियो को पॉज जरूर करना, खुद अटेम्प्ट करना, चाहे ना आ रहा कुछ भी ना हो रहा तब भी खुद दिमाग लगाना, खोलना दिमाग को। उसके बाद वीडियो के साथ मेरा आंसर मैच करना। तो मैं लाता हूँ स्क्रीन पे पहला हॉट्स का क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 6। पहला हॉट्स का क्वेश्चन स्क्रीन पे है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, वाइट वॉश वाला क्वेश्चन है, हम पढ़ चुके हैं। आप ये क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर लेंगे क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन है। आप काफ़ी बार वाइट वॉश वाला केस पढ़ चुके हैं, एमसीक्यू पे भी हमने CaO और H2O वाला केस पढ़ा था। तो इसे करें पॉज, खुद सॉल्व करें, मैं करने जा रहा हूँ इसे सॉल्व। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे हर स्टेप बाय स्टेप करना। ऐसे क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप करना होता है। 5 मार्क के क्वेश्चन होते हैं ये, जो बोर्ड में हमेशा 5 मार्क में ऐसा क्वेश्चन कोई ना कोई आपको मिल जाएगा। इसलिए मैं जितने भी 10 हॉट्स के क्वेश्चन देने वाला हूँ सेम इसी फॉर्मेट में है, क्योंकि बोर्ड में हमेशा 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे फॉर्मेट में ज़रूर आते हैं। तो आइए क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। व्हेन वाटर इज एडेड टू अ वाइट सॉलिड X, वाइट सॉलिड कोई X है, उसमें जब मैंने वाटर ऐड करा, अ लॉट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड फॉर्मिंग अ प्रोडक्ट Y, अ सस्पेंशन ऑफ Y इन वाटर, यानी सोल्यूशन ऑफ Y इन वाटर इज यूज्ड इन वाइट वॉशिंग। अब देखिए इसी वर्ड से हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे, क्योंकि हमें पता है जब CaO में H2O मिलाते हैं यानी Y क्या होगा, Y सोल्यूशन वाटर में क्या बनेगा, सबको पता है। जब Y मतलब CaOH का होल ट्वाइस, जब भी हम CaO को, कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में मिलाते हैं तो हमें मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए यहाँ मेटल क्या होगा, नेम वाइट सॉलिड क्या होगा X, यहाँ पे वाइट सॉलिड X जो है वो होगा, हम सभी को पता है वो होगा CaO, यानी कैल्शियम का ऑक्साइड, यानी कैल्शियम का ऑक्साइड। देखिए कैल्शियम का ऑक्साइड हमें X पता चल गया है। अब देखिए वो क्या पूछ रहा है, फॉर्मिंग अ प्रोडक्ट Y, मतलब जब वाटर उसको ऐड करा, हमें रिएक्शन पता है। देखिए रिएक्शन भी लिखनी है यहाँ पे, जब हमने उसे वाटर में ऐड करा तो हम सबको पता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, यानी Y क्या है यहाँ पे CaOH का होल ट्वाइस, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और आगे बढ़ते हैं, देखिए कॉमन नेम ऑफ Y। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम सभी को पता है, मैंने बता भी रखा है। कैल्शियम ऑक्साइड का कॉमन नेम होता है क्विक लाइम, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम होता है लाइम वाटर। तो इसका कॉमन नेम क्या है Y का, लाइम वाटर। आगे बढ़ते हैं, केमिकल रिएक्शन ऑफ X। देखिए केमिकल रिएक्शन में यहाँ लिखो अगर, तो जब CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ मिक्स होगा तो देखिए क्या बनेगा, CaOH का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। मेरे ख्याल से ये बैलेंस है पहले से, तो इसे बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। कैल्शियम 1 बैलेंस, ऑक्सीजन 2 बैलेंस, हाइड्रोजन 2 बैलेंस। अब देखिए ये पार्ट भी हो गया। लास्ट पार्ट बता, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस रिएक्शन, मतलब इस केमिकल रिएक्शन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक शो हो रही है। हमने 5 कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी है, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, इवोल्यूशन ऑफ गैस। ये सारी प्रेसिपिटेट हम सारी कैरेक्टरिस्टिक हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए इसमें से कौन सी अप्लाई हो रही है, देखिए यहाँ से पता चलेगा आपको। अ लॉट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड, मतलब हीट रिलीज हो रही है, यानी एक्सोथर्मिक का रिएक्शन है, हीट रिलीज हो रही है। चेंज इन टेम्परेचर है, सिंपल। देखिए कैरेक्टरिस्टिक कौन सी है, चेंज इन टेम्परेचर, मतलब रिएक्शन से पहले टेम्परेचर नॉर्मल था, प्रोडक्ट की साइड में हीट रिलीज हो गई यानी टेम्परेचर बढ़ गया, यानी चेंज इन टेम्परेचर कैरेक्टरिस्टिक है। तो इसका आंसर होगा चेंज इन टेम्परेचर। सारी चीज़ें यही जो 3-4 लाइन का जो क्वेश्चन होता है ना, सारी चीज़ें यहीं छुपी है। धीरे धीरे उसको पकड़ते जाइए, स्टेप धीरे धीरे सॉल्व होते जाएंगे। चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। तो ये क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व। आई होप आप सबने भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। मैं लाता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 ऑन द स्क्रीन। ये बहुत ही अच्छा केस है, लेकिन इस केस को भी आप जान चुके हैं क्योंकि ये भी बहुत सिंपल है, बस दिमाग लगाना है आपको। काफ़ी बड़ी इसकी
वर्ड वो है, काफ़ी सारी चीज़ें दे रखी है, पी दे रखा है, क्यू आर एस टी, यानी 5 वेरिएबल्स हैं इसमें। 5 वेरिएबल्स का पता लगाना है, और जो पहला वेरिएबल अगर आपको पता चल गया, यानी पी पता चल गया, तो आप ये क्वेश्चन कर ले जाएंगे। और पी की हिंट यहाँ दे रखी है फ्लोरिंग में। बच्चे यही फंस जाते हैं कि वो हिंट को मेटल में नहीं बदल पाते हैं या सब्सटेंस में नहीं बदल पाते हैं, वही क्वेश्चन फंस जाता है। तो एक बार खुद ट्राई करें, अटेम्प्ट करें, आराम से अटेम्प्ट करें, टाइम दे इस क्वेश्चन को। मैं करने जा रहा हूँ इसे अटेम्प्ट। देखिए, अ सॉलिड सब्सटेंस पी, इसमें ना जब काफ़ी वेरिएबल्स होते हैं ना, तो एक बार में सारा मत पढ़िए, खाली एक फुल स्टॉप तक पढ़िए, फिर उसको समझिए, फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएं। अ सॉलिड और सब्सटेंस पी विच इज़ यूज्ड इन फ्लोरिंग, मतलब एक सॉलिड सब्सटेंस पी है, फ्लोरिंग, फ्लोरिंग क्या है? फ्लोरिंग नहीं जानते आप? अपने घर की कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग में जो फ्लोर्स लगते हैं, जो टाइल्स लगते हैं, वो फ्लोरिंग में यूज़ होता है। और हमें पता है क्या यूज़ होता है फ्लोरिंग में, मार्बल यूज़ होता है फ्लोरिंग में। टाइल्स बनाने में मार्बल का प्रयोग होता है, एंड मार्बल का केमिकल फॉर्मूला है CaCO3, यानी कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कैल्शियम कार्बोनेट है वो सब्सटेंस पी, यानी CaCO3। बस यही एक बार पता लग गया कि फ्लोरिंग में क्या यूज़ होता है। फ्लोरिंग में टाइल्स लगाने में मार्बल यूज़ होता है, मार्बल का केमिकल फॉर्मूला CaCO3। CaCO3 कॉमन नेम, कॉमन नेम दो हैं। देखिए, मार्बल एक पहला कॉमन नेम है, एंड लाइमस्टोन भी एक कॉमन नेम है। तो ये CaCO3 का अगर मैं कॉमन नेम लिखूं, CaCO3 का कॉमन नेम अगर मैं लिखूं, तो लाइमस्टोन भी लिख सकता हूं एंड मार्बल भी लिख सकता हूं। ठीक है, अब दूसरा पार्ट करना, धीरे धीरे सारे पार्ट करते जाने। देखिए, नेम क्यों, आगे बढ़ते हैं। व्हेन P इज हीटेड स्ट्रांगली, पी को मैंने हीट करा, जब CaCO3 को हीट करा, तो Q में डिकम्पोज हो गया और एक गैस R मिली मुझे। तो आइए पहले रिएक्शन लिखते हैं, फिर Q एंड R भी पता चल जाएंगे। वो क्या कह रहा है, जब मैंने CaCO3 को हीट करा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी। तो देखिए, ये रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं, ये रिएक्शन हमें पता है। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है और CO2 मिलती है, यानी वो Q, देखिए यहाँ पे Q क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, और R क्या है, वो गैस R है यहाँ पे CO2। तो देखिए, स्टेप बाय स्टेप करते जाना, सारे वेरिएबल्स मिलते जाएंगे। यहाँ पे Q क्या है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, और R क्या है, R वो गैस है जो हमें रिएक्शन के बाद मिली, वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सारी चीज़ें धीरे धीरे मिलती जा रही हैं। अब बता रहा है S ढूंढिए, S क्या कह रहा है। देखिए, सॉलिड Q रिएक्ट्स विद वाटर, ये तो हमने पढ़ ही रखा है। देखिए, वो कह रहा है ये Q है CaO, उसको मैंने पानी से मिला दिया, वाटर से, तो हम सबको पता है CaOH का होल ट्वाइस बनता है, CaOH होल्ड का होल ट्वाइस बनता है। अब देखिए, सिंपल सी बात है, S मिल गया हमें। वही बोल रहा था कि जब Q को वाटर से रिएक्ट करा तो S मिला विद हीट। हमें पता है कि हीट भी इसमें बहुत ज़्यादा इवॉल्व होती है, चेंज इन टेम्परेचर की केस है, तो S मिल गया। S यहाँ क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी मिल गया। अब देखिए, नेम टी के बारे में वो क्या कह रहा है, व्हेन R इज पास्ड थ्रू S सॉल्यूशन S, अ वाइट प्रेसिपिटेट टी इज फॉर्म्ड। मतलब R क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, S से हमें पास कर। देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जब मैंने कार्बन डाइऑक्साइड को पास करा, तो कह रहा है कि एक वाइट प्रेसिपिटेट बना टी। तो देखिए, ये जब दोनों रिएक्ट होते हैं ना, तो हमें वापस यही मिल जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये रिएक्शन आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन होती है, तो कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है हमें, और यही वो टी है, यही एक प्रेसिपिटेट मिलता है रिएक्शन में। ये सॉलिड है, प्रेसिपिटेट मतलब प्रोडक्ट के साइड में सॉलिड, कैल्शियम कार्बोनेट हमें मिला। तो यहाँ पे टी क्या है, टी कैल्शियम कार्बोनेट है, एंड इसके 2 नेचुरल फॉर्म हम लिख ही चुके हैं, मार्बल एंड लाइमस्टोन, हमें पता है। तो देखिए, क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो सारे क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे। ये वही कैल्शियम कार्बोनेट वाला केस है, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए कितने टाइप के क्वेश्चन बन गए कैल्शियम कार्बोनेट वाले केस में, मार्बल वाले केस में, कैल्शियम ऑक्साइड वाले केस में। तो वो बहुत डीप है, ये चीज़ें बोर्ड में आ चुकी हैं, आ भी सकती हैं। तो ये धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप रिएक्शन लिखते जाइए, क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए, सारे क्वेश्चन बनेंगे। अगर अभी भी समझ नहीं आया तो फिर से एक बार देखिए, फिर से समझने की कोशिश करिए, आपको समझ जरूर आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि आपने इसमें सोडियम मतलब समझ जाइए, बस क्वेश्चन खुद सॉल्व करिए, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, जरूर से जरूर अटेम्प्ट करिए। मैं करने जा रहा हूँ इसे सॉल्व। देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेटल एम रिएक्ट विगरसली विद वाटर टू फॉर्म अ सॉल्यूशन एस एंड अ गैस जी विच बर्न्स विद अ पॉप साउंड।
देखिए यहाँ एक बात अपने दिमाग में आप डाल लीजिए कि जो गैस पॉप साउंड के साथ बर्न करती है, मतलब किसी भी गैस को अगर मैं बर्न करूं तो पॉप साउंड मतलब पटाक पटाक आवाज आए, वो गैस है हाइड्रोजन। बस सिंपल। मतलब अगर क्वेश्चन में कहीं भी दिया हो, ये आपको याद करने वाली चीज़ है, क्वेश्चन में अगर कभी भी लिखा हो कि वो गैस जो पॉप साउंड के साथ बर्न हुई है, इसका मतलब वो किस गैस की बात कर रहे हैं? हाइड्रोजन गैस की बात कर रहे हैं, यानी H2 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें गैस जी तो हमें पता चल गया कि H2 है, ठीक है। फिर क्या है ना, मेटल M रिएक्ट विगरसली विद वाटर टू फॉर्म अ सॉल्यूशन एस अंडर गैस जी डैश डैश डैश। अब वो देखिए मेटल M हमें पता नहीं है, तो क्वेश्चन में ढूंढे कहीं ना कहीं वो मेटल M क्या है, उसका उसने हिंट जरूर दे रखा होगा। दे रखा उसने मेटल M has a low melting point and it is used as a coolant in nuclear reactors। मतलब ये मेटल M क्या है? पहली बात तो इसका बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट है, दूसरी बात ये न्यूक्लियर रिएक्टर में कूलेंट के तौर पे यूज़ होता है। तो ऐसा मेटल जो कूलेंट के तौर पे न्यूक्लियर रिएक्टर में मेटल यूज़ होता है एंड उसका लो मेल्टिंग पॉइंट है, वो मेटल है यहाँ पे सोडियम। देखिए ये बात याद कर लीजिए, सोडियम ही वो मेटल है जो कूलेंट की तरह यूज़ होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में एंड उसका लो मेल्टिंग पॉइंट है, यानी Na। फिर वो क्वेश्चन में कह रहा है Na रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म अ सोल्यूशन S। ये देखिए Na यहाँ पे रिएक्शन भी लिखनी है, तो मैं यहीं लिख लेता हूँ, इसको यहीं सॉल्व कर लेते हैं। कह रहा है कि Na यानी मेटल M रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन H2O सॉरी वाटर टू फॉर्म। देखिए Na प्लस H2 होगा तो क्या बनेगा, हम सबको पता है NaOH बनेगा, प्लस हाइड्रोजन गैस जिसकी वो बात कर रहा है, गैस जी की बात कर रहा है, वो इवॉल्व होगी। तो देखिए यही S है, यही है सोल्यूशन S। तो यहाँ पे S क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर वो पूछा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एसिडिक है या एल्कलाइन है। जिन्होंने भी एसिड बेस चैप्टर पढ़ चुका है उनको पता है कि NaOH एक बेस होता है, यानी ये एल्कलाइन है। जिनको नहीं पता वो याद कर लें कि सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH एक एल्कलाइन सोल्यूशन है, ठीक है। नेम जी, जी हम बता ही चुके हैं, H2 गैस H2 इवॉल्व होगी और जो गैस पॉप साउंड के साथ बर्न होती है उसे हाइड्रोजन कहा जाता है। इक्वेशन हम लिख ही चुके हैं, इसको बैलेंस कर लेते हैं। देखिए Na1 बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है। ये इक्वेशन पहले से ही बैलेंस्ड है। देखिए फिर से Na1 है, यहाँ पे भी 1 है बैलेंस्ड, हाइड्रोजन 2 बैलेंस्ड, ऑक्सीजन 1 बैलेंस, ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। इज दिस रिएक्शन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक? पूछ रहा है भाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक रिएक्शन है, खुद अपना दिमाग लगाए। ये कोई डीकम्पोजिशन रिएक्शन तो है नहीं, यानी एंडोथर्मिक तो ये होगी नहीं, कोई भी इसको हम एनर्जी तो दे नहीं रहे हैं। उल्टा देखिए गैस इवॉल्व हो रही है तो टेम्परेचर थोड़ा चेंज होगा, थोड़ी हीट इवॉल्व होगी। कोई भी गैस इवॉल्व होती है तो थोड़ा हीट इवॉल्व जरूर होता है। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का केस है। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें सॉल्व हो गई। जिसको मेटल M पता चल गया, या जिसको पता था कि वो मेटल जो कूलेंट में यूज़ होता है सोडियम होता है, तो ये क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व होते जाएगा। तो हिंट को देखें, ध्यान रखें, बाकी हर क्वेश्चन को जो जो नई चीज़ें पता चल रही हैं उसको आप याद कर लें। जैसे आपको पता चला कि सोडियम कूलेंट की तरह यूज़ होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, इसको अपने दिमाग में डालें, एक पेज में लिख लें, ताकि बाद में आप उसे रिवाइज कर सकते हैं। तो जो भी नई चीज़ आपको हर क्वेश्चन में पता चल रही है उसको ज़रूर से याद करें, या किसी पेज पे आप लिख सकते हैं। तो मैं लाता हूँ क्वेश्चन नंबर 9, उसे भी करेंगे साथ में सॉल्व। बढ़िया क्वेश्चन नंबर 9 है ये, इसे भी पॉज करें, खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। The white solid A decomposes on heating in the presence of a black substance X। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से हर लाइन पढ़ते जाइए। कह रहे थे white solid A decomposes on heating in the presence of a black substance X to form a solid compound B and a gas C। देखिए कहीं ना कहीं हिंट जरूर होगा क्वेश्चन में, A B C ढूंढने के लिए। आइए देखिए हिंट पढ़ते हैं। When an aqueous solution of compound B is reacted with silver nitrate, a white precipitate silver chloride and potassium nitrate solution is obtained। मतलब वो कह रहा है जब मैंने B को सिल्वर नाइट्रेट से मिलाया, AgNO3 से मिलाया, तो मुझे क्या मिला ये देखते हैं। मुझे मिला वाइट प्रेसिपिटेट सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl मिला, प्लस AgCl के बाद पोटेशियम नाइट्रेट यानी KNO3 मिला मुझे। वो ये कहना चाह रहा है। तो देखिए ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है यहाँ पे, तो यहाँ से हम B आराम से निकाल सकते हैं। देखिए Ag का Cl बना है और K का NO3 बना है, यानी B ये कहीं ना कहीं KCl होगा।
ये बी हमें पता चल गया KCl होने वाला है। ये कैसे होने वाला है ये देखिए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है, यानी Ag का, देखिए Ag का यहाँ NO3 था, यहाँ Ag का Cl बन गया, यानी यहाँ कोई ना कोई Cl होगा, ठीक है। फिर देखिए NO3 है Ag का यहाँ पे, वहाँ K का NO3 बन गया, यानी यहाँ पे K होगा। तो देखिए KCl हमें बहुत ही खूबसूरत तरीके से मिल चुका है। ये आपको दिमाग लगाना होता है ऐसे क्वेश्चंस में। देखिए बी हमें पता चल गया पोटेशियम क्लोराइड यानी KCl। ए देखिए अब यहाँ पे एक और हिंट दे रखा है, गैस सी डज नॉट बर्न इटसेल्फ बट हेल्प्स टू बर्न अदर थिंग। मतलब ऐसी गैस जो खुद नहीं जलती है लेकिन दूसरों को बर्न करने में, को जलाने में काम आती है। देखिए ऐसी एक ही गैस है जिसका नाम है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन डज नॉट बर्न इटसेल्फ, ऑक्सीजन को आप जला नहीं सकते, लेकिन ऑक्सीजन के बिना आप किसी चीज़ को बर्न नहीं कर सकते। ऑक्सीजन इज मैंडेटरी टू बर्न अदर थिंग्स। तो ऑक्सीजन है यहाँ पे गैस सी, ऑक्सीजन O2। अब देखिए ए हमें आराम से मिल जाएगा, कह रहा है वाइट सॉलिड ए डीकम्पोजिशन ऑन हीटिंग। मतलब कोई भी ए है, जब उसको मैंने हीट करा तो वो KCl प्लस O2 में डिकम्पोज हो गया। तो ऐसा एक ही सब्सटेंस है जिसका नाम है KClO3। क्या नाम है उसका? KClO3, यानी पोटेशियम क्लोराइड को जब हम हीट करते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो जाता है। और देखिए क्या कह रहा है, एक एक्स चीज़ कह रहा है वो कि इन दिस, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट के साथ साथ एक और चीज़ के प्रेजेंस में होती है, सब्सटेंस एक्स के प्रेजेंस में। मतलब कोई एक सब्सटेंस एक्स है जिसका जब तक प्रेजेंस ना हो तब तक ये रिएक्शन पूरी नहीं होती। काफ़ी लोगों को ये पता नहीं होगा, इसको आपको याद करना ज़रूरी है। उस एक्स का नाम है मैंगनीज डाइऑक्साइड। क्या नाम है? मैंगनीज डाइऑक्साइड। मतलब मैंगनीज डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन होगी। ये चीज़ आपको यहाँ से इस क्वेश्चन में नया जानने को मिला, तो इसको आप याद कर लीजिए कि जब भी पोटेशियम क्लोराइड का डिकम्पोजिशन हो रहा होगा तो हीट के साथ साथ मैंगनीज डाइऑक्साइड का प्रेजेंट होना जरूरी है, तभी ये रिएक्शन कंप्लीट होगी। तो यहाँ पे जो एक्स है वो है मैंगनीज डाइऑक्साइड। फिर वो पूछ रहा है जनरल नेम ऑफ सब्सटेंस लाइक एक्स। तो देखिए ऐसा सब्सटेंस जिसके प्रेजेंस में कोई रिएक्शन होती है, जैसे मतलब उस वो रिएक्शन उसके प्रेजेंस में होगी, अगर वो नहीं होगा उस वो प्रेजेंस, वो ऐसा सब्सटेंस है जो इस रिएक्शन को करवा रहा है, मतलब उसका प्रेजेंस होना जरूरी है। अगर वो नहीं प्रेजेंट होगा तो रिएक्शन ही कंप्लीट नहीं होगी। ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं कैटलिस्ट। मतलब इस ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं कैटलिस्ट्स। मतलब जनरल नेम क्या होगा सब्सटेंसेस लाइक एक्स का, जैसे मैंगनीज डाइऑक्साइड एक कैटलिस्ट है। और भी काफ़ी सब्सटेंस होते हैं ऐसी रिएक्शन जो किसी सब्सटेंस के प्रेजेंस में ही कंप्लीट हो सकती है। ऐसे सब्सटेंस को क्या कहते हैं? जनरल नेम का क्या? कैटलिस्ट। जैसे इस केस में कैटलिस्ट का होता है मैंगनीज डाइऑक्साइड, इसके ही प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो सकती है, वरना ये रिएक्शन कंप्लीट होगी ही नहीं। तो ये आपको नई बात जानने को मिली है इस क्वेश्चन से, तो इसे अपने दिमाग में हमेशा रखें। ये आप केस भी याद कर सकते हैं, जितने जितने केस में पढ़ाए जा रहा हूँ उसे याद करते जाएं करते जाएं। तो मैं लाता हूँ क्वेश्चन नंबर 10, लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 है आप लोगों के लिए होमवर्क, तो खुद सॉल्व करें। अगर ना समझ में आए क्वेश्चन नंबर 10 तो मुझे कमेंट में जरूर लिखिए, मैं उसको आराम से समझा सकता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 10 आएगा स्क्रीन पे, उसे आप होमवर्क के तौर पे खुद सॉल्व करें। अगर समझ में आया वेल एंड गुड, अगर नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। देखिए ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आराम से हो जाएगा। मैं हिंट भी दे सकता हूँ। देखिए जिस प्रोसेस की यहाँ बात हो रही है उस प्रोसेस है नेचुरल प्रोसेस, जिसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। तो बस फोटोसिंथेसिस की केमिकल इक्वेशन को अपने दिमाग में रखें। फोटोसिंथेसिस में क्या क्या काम होते हैं, क्या क्या प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, कैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर रिएक्ट होते हैं, किस चीज़ों के प्रेजेंस में वो रिएक्ट होते हैं और क्या बनता है, उसको दिमाग में रखेंगे। और फोटोसिंथेसिस के पूरे प्रोसेस को अगर आप दिमाग में रखेंगे तो ये क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप आराम से आप लोग सॉल्व कर ले जाएंगे। तो आई होप ये फोटोसिंथेसिस जैसे आपको पता चला ये क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे, तो उसे खुद करें सॉल्व। अगर तब भी क्वेश्चन ना सॉल्व हो रहा हो तो कमेंट में मुझे लिख दीजिएगा, मैं इसे नेक्स्ट लेक्चर में जरूर सॉल्व करूँगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 10, 10 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, जिसमें से 5 हमने एमसीक्यूज करे हैं, 5 हॉट्स के क्वेश्चन करे हैं। तो अब 5 एमसीक्यूज आपके पास एक वन बाय वन स्क्रीन पे आते जाएंगे। पहले एक एमसीक्यू आएगा, उसको आप पॉज करें, खुद एमसीक्यू को पढ़ें, सॉल्व करें, फिर उसके नीचे मैं उसका सोल्यूशन भी लिख दूंगा, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। क्योंकि इजी एमसीक्यूज है, मैंने ज़रूरत नहीं समझी कि मैं उसे खुद सॉल्व करूँ, बहुत ईजी, आप खुद कर ले जाएंगे। सोल्यूशन भी मैं नीचे नीचे उसका लिख दे रहा हूँ कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो वन बाय वन सारे एमसीक्यूज आ रहे हैं स्क्रीन पर, उसे आप करें सॉल्व।
क्वेश्चन नंबर 11 to 15 आई होप सारे एमसीक्यूज आपने सॉल्व कर लिए होंगे। अब बारी है लास्ट 5 हॉट्स के क्वेश्चन करने की। तो काफ़ी सिंपल ये भी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, सारे क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे। सारी रिएक्शन सारी क्वेश्चन आप पढ़ ही चुके हैं, उन सब के बेस पे ही सारे क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, व्हेन अ ग्रीन आयरन salt is heated strongly, its color finally changes into brown and odor of burning sulfur is given out। ए बी सी पार्ट है, उनको स्टेप बाय स्टेप करेंगे। देखिए ये आप पढ़ चुके हैं, आयरन सॉल्ट, ग्रीन आयरन सॉल्ट को जब हम हीट करें, यानी जब उसका डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगा, तब कहीं ना कहीं बर्निंग सल्फर यानी कहीं ना कहीं सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म होगा। याद करिए, अपने दिमाग में जोर डालिए, आपने ये रिएक्शन पढ़ रखी है। FeSO4 को जब हमें हीट करते हैं तो Fe2O3 यानी आयरन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। यही रिएक्शन की बात कर रहा है, यानी जो सी है, राइट द केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, या ये से बैलेंस करते हैं। Fe1 Fe2, तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। फिर से देखिए Fe2 हो गया, Fe2 है, सल्फर 2 हो गया, सल्फर 1 और 1 2 है। देखिए ऑक्सीजन यहाँ 4 × 2 8 हो गया, और यहाँ देखिए 3 है, यहाँ 3 है 6 और 2 8, तो ये भी 8 है, ये भी 8 है, तो ये इक्वेशन भी बैलेंस है। दिमाग पे जोर डालना है। आयरन सॉल्ट को जब हीट करेंगे, डीकम्पोज करेंगे, तो कहीं ना कहीं बर्निंग सल्फर यानी सल्फर कहीं कहीं सल्फर कुछ फॉर्म हो रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। तो देखिए वही इक्वेशन, जैसे अपने दिमाग पे जोर डाला आपको ये मिल गई इक्वेशन, और यही है। देखिए आयरन की सॉल्ट है ना, आयरन की सॉल्ट की बात कर रहा है, तो आयरन की सॉल्ट क्या है, FeSO4 यानी फेरस सल्फेट। ये कैसी टाइप की रिएक्शन है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, सभी को पता है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन विच इज़ कैरिड आउट बाय हीटिंग, यानी ये थर्मल डीकम्पोजिशन का केस है। केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन हम लिख ही चुके हैं। अब लाता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 17 स्क्रीन पे, उसी भी साथ में करेंगे सॉल्व। एक और बहुत ही ये मतलब इस पूरी सीरीज का काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के ऊपर। इसे जल्दी सॉल्व करें, मैं करने जा रहा हूँ सॉल्व। देखिए क्या ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्या रिड्यूस हो रहा है। देखिए Cu यहाँ पे का ऑक्सीजन था, देखिए ये बदल गया, इसमें से ऑक्सीजन हट गया, यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ, यानी रिडक्शन हुआ। और देखिए H2 था, देखिए H2 यहाँ से H2O बन गया, देखिए H2 में O जुड़ गया, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीडेशन हुआ यहाँ पे। ठीक है, तो पहले ये और ये हमें सॉल्व हो गया कि इसका रिडक्शन हुआ, इसका ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखिए CuO रिड्यूस हुआ है, तो देखिए रिड्यूसिंग एजेंट यही होगा, क्योंकि इसकी वजह से इसने इसका ऑक्सीजन ले लिया, इसलिए यही इसका रिड्यूसिंग एजेंट बन गया, तो यह है रिड्यूसिंग एजेंट H2, है ना भाई, इसने ही तो इसका ऑक्सीजन ले लिया, तभी तो ये रिड्यूस हुआ, यानी ये इसका रिड्यूसिंग एजेंट है। तो देखिए CuO, देखिए इसने इसका ऑक्सीजन ले लिया, यानी इसके बेचारे इसका ऑक्सीजन हट गया, यानी ये रिड्यूस हो गया, तो रिड्यूसिंग एजेंट हमें पता ही चल गया। अब देखिए H2, देखिए इसने इसका ऑक्सीजन लिया, तब ये जाके H2O बना, यानी इसने अपना ऑक्सीजन दिया, तभी तो ये ऑक्सीडाइज हो पाया, यानी इसकी वजह से जब ये ऑक्सीजन अपना देगा तभी तो ऑक्सीडाइज होगा, यानी इसकी वजह से ही CuO की वजह से H2 ऑक्सीडाइज हुआ है, यानी ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट CuO। तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन के ऊपर आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मैं अभी एक और ऑक्सीडेशन रिडक्शन पे दूंगा, जिसमें 3 रिएक्टेंट्स हैं या 3 प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें आपको थोड़ी तकलीफ आ सकती है, इसलिए मैंने पहला क्वेश्चन थोड़ा बेसिक लिया है, ताकि आपको वो कंसेप्ट फिर से आपका रिवाइज हो जाए। इसके बाद में थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लाने वाला रिडक्शन ऑक्सीडेशन पे, उसको आप अच्छा क्या मतलब थोड़ा सा उसमें रिएक्टेंट्स 3 हो जाएंगे, प्रोडक्ट्स 3 हो जाएंगे, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बाकी क्वेश्चन तो सारे सॉल्व हो ही जाते हैं अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है। बाकी 2 होमवर्क के क्वेश्चन भी दिए थे मैंने पिछले लेक्चर में, जिसमें पहला था जिसमें मेटल ऐड हो रहा होगा, तो आई होप आपने वो तो कर ही लिया होगा। दूसरा कुछ ऐसा था कि शाइनी ब्राउन मेटल व्हेन रिएक्टेड विद एयर इट फॉर्म्स अ ब्लैक कंपाउंड, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो जिसमें वो शाइनी ब्राउन एलिमेंट X है ना, वो है कॉपर। अगर आपको ये चीज़ आपको याद करनी है, अगर वो पिछला वाला क्वेश्चन आप देखिए, अगर आपने अपनी कॉपी में लिख रखा होगा कि शाइनी ब्राउन एलिमेंट X रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन एयर टू फॉर्म अ ब्लैक कंपाउंड, तो वो जो शाइनी ब्राउन एलिमेंट है वो है कॉपर, और जब वो कॉपर को ऑक्सीजन से साथ रिएक्ट होगा तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा। वो जो ब्लैक कंपाउंड बन रहा है ना, वो क्या है, कॉपर ऑक्साइड। तो ऐसे ऐसे सारे क्वेश्चन सॉल्व होते रहेंगे आराम से। मैं लाता हूँ क्वेश्चन नंबर 18, जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन पे थोड़ा सा डिफरेंट है, उसे भी करिएगा खुद ट्राई। तो मैं लाता हूँ स्क्रीन पे क्वेश्चन, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन के ऊपर क्वेश्चन है, ये भी बहुत ईजी है। इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन का अगर आपको कंसेप्ट पता है ना, कि क्या ऑक्सीडाइजिंग होता है, क्या रिड्यूसिंग होता है, क्या वो एजेंट है, क्या वो एजेंट है, कैसे कैसे होता है, जो मैंने बेसिक पूरा अलग से वीडियो बनाई थी ऑक्सीडेशन रिडक्शन पे, वो अगर कंसेप्ट क्लियर हो तो कैसे भी क्वेश्चन हो, जिसमें इसमें 3 प्रोडक्ट हैं, तब भी आप ये क्वेश्चन आराम से कर ले जाएंगे। देखिए कैसे कह रहा है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताइए, रिड्यूसिंग एजेंट बताइए, और ये बताइए कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है, ये बताते हैं।
पहले तो 2 रिएक्टेंट्स है अगर, तो किसी भी एक रिएक्टेंट को पकड़ लो। मैंने इसको पकड़ लिया। अब देखिए Mn, फिर Mn के अराउंड ही, मैंगनीज के अराउंड ही देखिए प्रोडक्ट ढूंढिए। तो ये है जिसमें कुछ Mn के साथ खेल हो रहा है। देखिए Mn के पास पहले O था यानी ऑक्सीजन था, लेकिन यहाँ पे Mn ने अपना ऑक्सीजन लूज कर दिया, यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब MnO का रिडक्शन हुआ है, रिडक्शन हुआ है, ठीक है। यानी किसका रिडक्शन हुआ, MnO2 का रिडक्शन हुआ है। अब देखिए फिर दूसरे वाले को पकड़िए। इसको पकड़ने के बाद अब मैं देख रहा हूँ कि यहीं कहीं Cl के साथ खेल हो रहा है। देखिए ये HCl बन के Cl2 बन गया, यानी देखिए इसमें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ है। देखिए पहले यहाँ पे रिएक्टर में HCl था, मतलब Cl में हाइड्रोजन भी था, लेकिन बाद में वाली खाली Cl2 गैस बन के रह गया, यानी हाइड्रोजन उससे हट गया, यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मतलब ऑक्सीडेशन, यानी इसका यानी HCl का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ। अब बताना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। देखिए इस सब्सटेंस को पकड़ते हैं MnO2, ठीक है। MnO2 में से ऑक्सीजन हटा यानी रिड्यूस हुआ है। देखिए इसकी वजह से कहीं ना कहीं ऑक्सीजन हटा है। देखिए इस H ने इस ऑक्सीजन को ले लिया, फिर H2O बना दिया, यानी यही वो चीज़ है, HCl भी ही वो चीज़ है जिसकी वजह से ये रिड्यूस हो गया, यानी HCl क्या है यहाँ पे, रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखिए अब HCl को पकड़िए। इस MnO2 ने अपना ऑक्सीजन दिया, तभी इससे HCl रिमूव हुआ, तभी H2O बना इस O2 की वजह से, यानी इस MnO2 ही वो सब्सटेंस है जिसने अपना ऑक्सीजन इसको दिया, तभी इससे हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ और अलग सब्सटेंस H2O बना। इसका मतलब ये MnO2 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये सारी बातें आपको दिमाग में रखनी, कंसेप्ट क्लियर रखना है, कोई भी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। मैं लाता हूँ उसे स्क्रीन पे, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। बेहतरीन क्या है, बस आपको अपने, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। पहली बात, क्वेश्चन नंबर 19 आपके लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, गिव वन एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन का ऐसा एग्जांपल देना है जो एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी हो, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो। तो काफ़ी सारी आपने रिडॉक्स रिएक्शन की एग्जाम्पल करने, शायद जो पिछले से पिछला जो Cu+H2O वाला था वो एक, देखिए बहुत एग्जाम्पल हैं कॉम्बिनेशन, मतलब काफ़ी। देखिए रेडॉक्स रिएक्शन एक रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा हो, ऐसा नहीं रेडॉक्स रिएक्शन अगली टाइप की रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी रेडॉक्स रिएक्शन शो कर सकती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी, सारी रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन शो कर सकती हैं। तो आपको अपने दिमाग में जोर डालना है, जितनी भी टाइप ऑफ रिएक्शन केमिकल इक्वेशंस हमने पढ़ रखी है उसमें से एक एग्जाम्पल ढूंढिए, जो कॉम्बिनेशन रिडक्शन दोनों है उसको यहाँ पे लिखिए अपनी कॉपी में, जो डिस्प्लेसमेंट रिडक्शन दोनों है उसको यहाँ पे लिखिए, दिमाग में जोर डालिए, खुद सॉल्व करिए क्वेश्चन। मैं लाता हूँ इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 ऑन द स्क्रीन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। very beautiful question because you have studied this type of case in my lectures। ये वही केस है जो अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जब सनलाइट वाला केस पढ़ रहे थे ना, तो 2 एग्जांपल दिए थे मैंने, उसी एग्जांपल को थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व होता जाएगा। आइए इसे करते सॉल्व। A metal salt MX when exposed to light splits up to form metal M and a gas X2. The salt MX is itself used in black and white photography। देखिए वैसी सॉल्ट जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ होती है उसको हम कहते हैं AgCl सॉल्ट। क्या कहते हैं, AgCl। और यही इसी को जब आप सनलाइट देते हो तो आपने पढ़ा ये स्प्लिट हो जाता है Ag और X2 यानी Cl2 में, यानी जो गैस हमें मिल चुकी है MX वो है AgCl। इट इज़ यूज इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, यानी M यहाँ पे क्या है Ag और X2 यहाँ पे क्या है Cl2। काफ़ी इजली हमें पता चल चुका कि हमने पढ़ रखा है। देखिए अगर इसकी इक्वेशन हमने लिखनी है तो देखिए ऐसे लिखेंगे, AgCl को जब हम सनलाइट देंगे, यहाँ पे सनलाइट एक्सपोज टू लाइट, जब हम सनलाइट देंगे तो Ag+Cl2 में स्प्लिट हो जाएगा, हमने पढ़ रखा है। इसको बैलेंस करेंगे तो देखिए ऐसे ये बैलेंस भी हो जाएगा। काफ़ी सारे इजी क्वेश्चन, बस स्टेप बाय स्टेप करते जाना, बोर्ड में यही सब क्वेश्चन आते हैं। देखिए फिर क्या कह रहा है वो, ये सब तो हमने पढ़ लिया कि AgCl ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, AgCl ये सब हमने पढ़ लिया, जब सनलाइट देंगे तो ऐसे स्प्लिट हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा दिमाग लगाने वाला है जो बच्चों को फंसा सकता है। कह रहा है नेम एनी 2 सॉल्ट सॉल्यूशंस विच ऑन मिक्सिंग टुगेदर कैन प्रोड्यूस अ प्रेसिपिटेट सॉल्ट MX। मतलब आपको कोई ऐसी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखनी है जिसमें कोई एक्वस सोल्यूशन मिक्स हो रहे हैं और प्रेसिपिटेट बन रहा है। प्रेसिपिटेट क्या बन रहा है, AgCl प्रेसिपिटेट बन रहा है और कोई दूसरा कंपाउंड बन रहा होगा। तो देखिए अगर मैं क्या करूं, सोडियम क्लोराइड और क्या करूं, अगर सोडियम क्लोराइड को AgNO3 के साथ मिक्स कर दूं, देखिए क्या होगा।
सोडियम क्लोराइड को अगर मैं AgNO3 के साथ कर दूँ, देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, Ag का Cl बन जाएगा, Ag का Cl बन जाएगा और यही होगा प्रेसिपिटेट MX। देखिए प्रेसिपिटेट होगा, ये प्रेसिपिटेट होगा और MX यही है हमारा, AgCl ही आया है। और देखिए क्या बनेगा, Na का NO3 बनेगा, यानी सोडियम का नाइट्रेट बनेगा। ऐसे काफ़ी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, खुद से कर सकते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं। तो इस वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं। और देखिए मैं अभी आपको स्क्रीन पे कुछ 15, 20, 30 क्वेश्चंस दिख रहे होंगे अपने स्क्रीन पे, ये सारी मैं क्वेश्चंस डिस्प्ले करते जा रहा हूँ। इन क्वेश्चन ये बहुत ही ईजी हैं, 2 मार्कर क्वेश्चन है, कुछ इसमें से भी 3 मार्कर क्वेश्चन भी हो सकते हैं। काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, सारे केस आप पढ़ चुके हैं, हमने बारीकी से पढ़ा है। तो इसे खुद सॉल्व करें, इन सारे क्वेश्चन को पॉज करके नोट डाउन करें, खुद सॉल्व करें, NCERT के सारे बैक एक्सरसाइजेस सॉल्व करें, एग्जाम्पल सॉल्व करें जो NCERT के। तो जब आप सॉल्व कर लेंगे ना, आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या होगा, बस नोट्स को एक बार रिवाइज करते जाएं, एंड जो मैं लास्ट में, जब हम अपनी जर्नी कंप्लीट करने के लास्ट में जब हम रिवीजन कर रहे होंगे, तब जो मैं क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करूँगा उसे सॉल्व करते जाएं, सब आपका ईजिली होता जाएगा। बस मेरे साथ बने रहें, AEA अनुराग एजुकेशनल अकेडमी के साथ बने रहें, बहुत अच्छे से हम अपनी जर्नी को कंप्लीट करते रहेंगे। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करने का टाइम आ चुका है, जर्नी को यहीं रोकने का टाइम आ चुका है। फिर मिलेंगे, और मंडे से नेक्स्ट वीक से 2 क्लासेस आपकी रोज़ होंगी। मॉर्निंग में केमिस्ट्री क्लास और इवनिंग के टाइम या नाइट के टाइम फिज़िक्स की क्लास। तो अब बहुत स्पीड हम बढ़ाने वाले हैं, आप भी अपनी स्पीड बढ़ाइए। मिलते हैं कल से, नेक्स्ट वीक से, बने रहें। सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय।